ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਨੂਤਨ ਜੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ और इस बारे गलबात करते हैं नूतन ठाकुर नाल। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। वेलकम। सो नूतन जी, जब आप एक नाम बना चुके थे इंडिया में, मुंबई में आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम करना शुरू किया, नामवर टेलीविज़न चैनल्स जो थे वो आपको चाहते थे कि आप आके साथ उनके साथ परफॉर्मेंस करें, तो अब आप यहाँ पे आना पड़ा कनाडा में। तो कनाडा आप क्या वैंकूवर ही आए थे या टोरंटो वगैरह गए? टोरंटो आए थे। अच्छा जी। जी जी। तो वहाँ पे लैंड करके तो एक नई जगह, नो डाउट आप पहले भी आ चुके हैं क्योंकि आपके हस्बैंड मरीन इंजीनियर आपने बोला था, तो बाहरले मुल्कों में आ तो रहे थे, लेकिन जब आके सेटल होना होता है वो कोई अलग बात होती है। बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ पे आके कैसे आपने शुरू किया, क्या कुछ किया? दरअसल हम जब आए थे सेंट जॉन्स में आए थे, शिप हमारी वहाँ पर आई हुई थी। अच्छा जी। और बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि ठंडी के बाद शायद उस दिन सनशाइन हो रहा था, लोग बड़े खुश थे और हमें लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मुल्क है, लोग बिंदास हैं, बाहर घूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इतना खूबसूरत वेदर और इतना खूबसूरत नज़ारा लगा। तो 2-3 वर्षों के बाद ऐसा हो चुकी बच्चों की चाहत थी कि हम यहाँ पर आएँ, ऐसे ही उनकी ज़ुबान से निकला कि चलो समर वेकेशन में चलते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है देखते हैं, और मेरे हस्बैंड ने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई कर दिया तो फटाफट हो भी गया। ना हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया ना कुछ, क्योंकि वो पॉइंट बेसिस पे इनका हो गया, ये तो बाहर ही रहते थे। टोरंटो आना हुआ 1997 में 5 मई, जहाँ तक मुझे याद है। शीत लहर उस समय, ठंडी हवाओं के झोंके थे, ऐसी शीत लहर कि मुझे लगा माय गॉड यहाँ तो मोटे मोटे जैकेट्स पहनने पड़ेंगे। तो आने के बाद जो स्ट्रगल कह रहे हैं, जिस दिन मैं आ गई एयरपोर्ट पे 2 बेटियों के साथ, मैं सोची कहाँ जाऊँ, क्योंकि ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त, ना हम किसी को जानते थे। तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड को घूमना परिवार के साथ दूसरी बात है, पर दूसरे मुल्क में आकर सेट होना, रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने सोचा होटल में जाके रहते हैं। तो कोई मुंबई के ही कोई थे जो जानते थे, तो उन्हें जस्ट यूं ही फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा अरे आप लोग आ गए हैं, तो हम जहाँ पर रहते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आप आ जाइए। तो हम वहाँ पहुँचे। जिस रात पहुंचे, जिस दिन लैंड किया, उसी दिन $2700 तुरंत निकल गए। अच्छा जी। क्योंकि पहले तो रेंट $700, कोई रेफरेंस नहीं, हम किसी को जानते नहीं है, वो $700 प्लस एडवांस में लिया। तो मैं रात भर ऐसे ही मैं सो नहीं पाई, कैलकुलेट करती रही कि $2100 कैनेडियन डॉलर्स कितने हुए होंगे। मैं सो ही नहीं पाई, मेरी तो आंख लगे, नींद उड़ गई कि वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव होगा। हालांकि जब मुंबई से कोई आते हैं यहाँ पर हरप्रीत जी, तो उन्हें उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि मुंबई खुद अपना बहुत एक्सपेंसिव है। क्या खाना, क्या कपड़ा, क्या घर, बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत महंगी जगह है, पर जब किसी को नहीं जानो किसी मुल्क में, तब थोड़ी परेशानी होती है एडजस्ट करने में। वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद आलिशान घर छोड़कर आए थे, क्योंकि अंधेरी वेस्ट में वीरा दसाई में घर है मेरा, जिसे हम यहाँ संडेक कहते हैं, वहाँ बालकनी कहते हैं। 4 बालकनी, और ऐसे आराम से रहने वाले एक छोटे से अपार्टमेंट में कैद होकर रह गए। कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं। तो पहले दिन हम लोग गए, शॉपिंग वॉपिंग करके कुछ ले आए सामान, फैक्स मशीन लेकर आए। तो फैक्स मशीन की कहानी मैं बताती हूँ। उससे पहले बता दूँ कि जब खाना मैंने बनाया, तो मैंने कहा डाइनिंग टेबल तो है नहीं, न्यूज़पेपर बिछा दिया। मैंने कहा कि ये हमारा डाइनिंग टेबल है। वो स्ट्रगल का टाइम था, और अभी सोच करके बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि उसमें फील नहीं हुआ कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। फैक्स मशीन खरीद ली, रेज्यूमे भेजना शुरू किया, सैकड़ों रेज्यूमे भेजे, एक का भी जवाब नहीं है। एक का भी जवाब नहीं है। होता है ना कि भाई 1-2 भी आ जाए तो तसल्ली होती है कि यहाँ रहें। मेरे हस्बैंड ने रेज्यूमे भेजना शुरू किया। मैंने तो सोचा मुझे तो नौकरी मिलने वाली नहीं, कोई मुझे जानता नहीं है, किसको पता कि मैं एक्ट्रेस हूँ या फिर काम करती थी रेडियो टीवी स्टेज में। लेकिन ऐसा इत्तेफाक है कि टोरंटो के रेडियो स्टेशन वालों ने संपर्क किया। दरअसल वहाँ एक शो था, वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा छुट्टियां हैं, घूमते हैं। तो उन्होंने नंबर दिया कि आप फ़ोन करना। मैंने यूं ही अनमने ढंग से फ़ोन भी कर दिया। अब उन्होंने कहा आप आ जाओ जी। अच्छा। जाना तो नहीं हुआ जी। जब
उनको पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब कोई जवाब नहीं मिला था, कहते एक ही तो मशीन खरीदा, फैक्स मशीन, इसका यूज़ कर लें। सैकड़ों रेज्यूमे भेजने के बाद कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू वैंकूवर। मैंने कहा वहाँ जा रहे हो तो हमारा क्या होगा? बच्चों का एडमिशन करा दिया टोरंटो में। कहते हैं कि तुम भी आ जाओ, अभी समर वेकेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक आध महीने के बाद ही छुट्टियाँ शुरू होनी थी। वो यहाँ आ गए, यहाँ उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, मैं बच्चों के साथ वहाँ रही। अच्छा। 2 महीने के बाद जब छुट्टियाँ शुरू हुई, 2-3 महीनों के बाद मैं फ्लाई करके यहाँ पर आ गई। अब यहाँ आने के बाद एक अलग मुल्क में, एक अलग सरजमी पर आप किसी को नहीं जानते हो, एक दुकान तक नहीं पता है। तो आने के बाद हमने एक बेसमेंट में वो रहते थे, बेसमेंट में हमने रहना शुरू किया। बड़ी दहशत महसूस होती थी मुझे, क्योंकि खुले खुले में आप रहते हो और उसके बाद एकदम आप तहखाने में रहे हो, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाई। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 1 जुलाई को 1997 पे लैंड किया मैंने वैंकूवर। 12 जुलाई को मेरी माँ का निधन हो गया। तारा देवी मेरी माँ बहुत प्यार करती थी और उनको पता था कि शायद मैं मिल नहीं पाऊंगी, तो मैंने उनसे कहा था मैं 6 mहीने में वापस आ रही हूँ, उस मुल्क में मुझे रहना ही नहीं है जहाँ मैं जानती नहीं हूँ किसी को, तो और मैं तब तक तुम ठीक हो जाओ कि मैं तुम्हारे साथ फिर आके रहूंगी। लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाई और जाने की जद्दोजहद, एक तो इतने पैसे लगा के इंडिया से आना, फिर पैसे लगा के टोरंटो से यहाँ आना, पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं इंडिया जा पाऊँ। मैं बहुत रोई, मुझे लगा कि कैसे कमाऊं, पहचान तो छोड़िए, पहचान तो की बात ही मैं भूल गई, खत्म हो जाती, पैसे तो हुआ ताकि मैं इंडिया वापस जा सकूं। ये भी नहीं मालूम था कि टिकटें मिलती कहाँ हैं। राइट। येलो पेजेस भी ढूंढना शुरू किया और फिर किसी तरह पता चला कि कहाँ टिकटें मिलती हैं, तो जा करके लेकर आए जी। बस की जर्नी शुरू हुई, जाते थे मेन स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए, 2-2 बस चेंज करके, क्योंकि इतने भी पैसे नहीं थे कि हम जा सकें, टैक्सी ले सकें और ये कुछ। तो जो इंडिया में जो बातें बड़ी आसान लगती थी, जो अब भी ठीक ठाक है, लेकिन पहले शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन कभी भी ये रियलाइज नहीं किया हमने कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंसान कुछ बात ठान ले कि हमें ये करना है तो बस करना है। जब इस मुल्क में आए हैं, और मैं समझती हूँ कि यहाँ की सरकार हमें बहुत सुविधा देती है, तो जब एक बार यहाँ आ गए तो मैंने सोचा नहीं, अब भूल जाओ अपने मुल्क को। वहाँ की यादें तो हैं, सुखद यादें हैं, वहाँ की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है ज़हन में, दिल में, लेकिन अब यही स्ट्रगल करना है। 4-5 वर्षों तक बहुत स्ट्रगल किया, न गाड़ी, न प्रॉपर रहने की कोई जगह। ऐसे में बच्चों को सुबह स्कूल छोड़कर जाना, फिर जॉब ढूंढना, इस तरह से। लेकिन वो भी अच्छे दिन थे, आज याद करती हूँ तो बड़ा मजा आता है सोच के कि हमने कितना स्ट्रगल किया, पर महसूस नहीं हुआ कि हम वो स्ट्रगल कर रहे थे। सो फाइनली आपने कोई जॉब लिया और वहाँ पे काम शुरू किया? दरअसल जब मैं यहाँ आई तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पर भाई ऐसा कोई स्टेशन है, बड़ा पुराना स्टेशन है, क्योंकि टोरंटो वालों ने मुझे कहा है कि आप जाके मिलना। जब मैंने उनको पूछा कि आप जानते हैं सुषमा दत्त को, तो बड़ी घूर करके उन्होंने देखा कि कोई तुझसे नहीं जानते हो सुषमा जी? तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता है बाजी। फिर मैंने पूछा नहीं, डर के मारे। मुझे लगा कि बहुत ही धांसू महिला है, क्योंकि नाराज होकर पूछ रहे हैं ड्राइवर साहब। मैंने पूछा नहीं। नेक्स्ट डे मैं उठी तो मेरे पास उन्होंने नंबर दिया था, मैंने फ़ोन किया, मिलने के लिए बुलाया, तो मिलने के लिए गई, बस लेकर के 1.5-2 घंटे लगे। जब मिलने के लिए गई तो मेरा रेज्यूमे और मेरे एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने कहा कल से ज्वाइन कर लो। और वो दिन है और आज का दिन है कि मैं काम कर रही हूँ। बहुत खूब। और रेडियो पे काम करते हुए 17 साल हो गए मुझे यहाँ। वंडरफुल वंडरफुल। इसके अलावा आपने रेडियो में जो काम शुरू किया, उसके अलावा लेकिन वो जो अंदर आपके वो जो एक पैशन था एक्टिंग का और स्टेज परफॉर्मेंसेस का, क्या उसको भी आपने पूरा किया, कैसे किया, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਤਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨੂਤਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵ ਉੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, किन्ना कोई कामयाब हुए ने, और उस बारे गलबात करते हैं नूतन ठाकुर ना। जी नूतन जी, सो मन में जो आपके एक लालसा थी कि भाई वो जो अवार्ड मैं लेके आई हूँ इंडिया से, अब ये यही ना रहे कि सिर्फ ये बंद सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को रह जाए, वो परफॉर्मेंस करने की एक कलाकार में हमेशा ही उत्साह रहता है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले। सो जॉब के साथ साथ क्या आपने ऐसा भी कुछ करना शुरू किया कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि आप परफॉर्म करके अपना टैलेंट दिखा सकें? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने सोचा तो यही था कि जो अवार्ड लेकर आई हूँ बेस्ट एक्ट्रेस का, वो तो मैं बस बंद करके शोकेस में रख दूंगी, कोई पूछे तो बता सकती हूँ कि हाँ मैं एक्टिंग किया करती थी। दरअसल जब यहाँ आ रही थी तो उदयपुर में ऑल इंडिया कंपटीशन था और मुंबई से मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, सारे प्लेज में मैंने भी कर लिया, और जब कर लिया तो पता नहीं था कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा, और जब मिल गया उसके बाद यहाँ आने की बात हो गई थी, तो वो अवार्ड लेके मैं चली आई थी। पर ऐसा सौभाग्य ऐसा कि किसी को पता था कि मैं मुंबई से आई हूँ, और शायद एक कोई सीरियल था ओ मारिया या गुमराह, जिसमें कि इमरान खान के साथ, नीना गुप्ता के साथ मैंने काम किया था, उसकी कोई झलक किसने देखी यहाँ पता नहीं कैसे, तो मुझे कॉल आया कि यहाँ पर एक विक परमार एक ड्रामा बना रहे हैं, आप उसमें आए। तो वो टक्कर परदेस के लिए उन्होंने बुलाया था, वो उसमें मैंने कुलभूषण करवंदा की वाइफ का रोल मैंने किया था। तो मैं गई, वहाँ से शुरुआत हुई। इन दोनों विक परमार जी का एक टीवी सीरियल ATN पे दिखाया जा रहा है एवरी संडे को 9:30 में, कनेडियन रंग में, वो मेरा ड्रामा उसमें आ रहा है। तो शुरुआत मेरी उनके शो से हुई, टीवी से। मैंने कहा चलो कहीं से शुरुआत तो हुई, और धीरे धीरे फिर मैं काम करने लगी। उसके बाद विक सरीन यहाँ के बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको एक मूवी के लिए उन्होंने बुलाया, तो मैं ऑडिशन देने के लिए गई। तो पहला जो मतलब यहाँ पर मैंने काम किया एक्टिंग में, अगर देखा जाए तो विरासत जो अभी चल रही है विक परमार के इसमें डायरेक्शन में, उसके बाद छुटपुट मैंने कुछ और भी शोज किए, और विक सरीन के डायरेक्शन में मैंने CBC के लिए पहली फिल्म में काम किया, मर्डर अनवेल्ड। उसके बाद फिल्मों की शुरुआत हो गई, और जब मैं कमर्शियल्स भी करती हूँ हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, तो कमर्शियल भी जो मैंने पहली कमर्शियल यहाँ पर पहली एड जो मैंने की वो भी CBC के लिए ही मैंने किया था, टेस्टिमोनियल। उसके बाद तो फिर अभी हाल ही में शोकेस पे मेरा किंग एंड मैक्सवेल ये ड्रामा चल रहा था, पता नहीं शायद आपने देखा हो या नहीं। उससे पहले फेयरवेल प्रोडक्शन के तहत में एक फिल्म आई थी 2012, उसमें एज अ डायरेक्ट कोच मैंने काम किया था। एक्टिंग तो मैंने इसमें नहीं की थी, डायरेक्ट कोच का काम किया था। और माउंटी प्रोडक्शन के साथ मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म में काम किया, फैंटास्टिक 4 पार्ट 2 में, और उसमें मेरे ब्रॉडकास्टिंग का ही था, एक जर्नलिस्ट की भूमिका मैंने निभाई थी। आज भी वो US में दिखाया जाता है, और बस ऐसे काम की शुरुआत हुई। बहुत खूब। और फिल्मों में भी आपने काम किया, और उसके बाद आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जट एंड जूलियट में उसमें आपने पंजाबी भी बहुत अच्छी बोली, तो पंजाबी भी आप बोल लेते हैं अच्छी कि वहीं पे सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। वाह जी वाह, बहुत खूब, ठीक है। सो ये वर्सेटैलिटी जी एक एक्टर विच होंदी है, उसको कहीं भी लेके जा सकती है, और वही चीज़ आपके साथ, जैसे आपने बताया कि शुरुआत कहाँ से की, और आज आप बहुत सारे कमर्शियल्स और फिल्म्स में भी आ रहे हैं। जी। तो अब आपका जो एक लक्ष्य था, आपके बच्चे सेटल हो गए होंगे, अब आप रेडियो पे भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा कमर्शियल्स भी आप पूरे करते हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं, अभी आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या सोच रहे हैं आगे, किस तरीके से जो आपका टैलेंट है उसको आगे ले जाने की सोचते हैं? देखिए हरप्रीत जी, ऐसा है कि अगर लगन हो और निष्ठा हो जी, और किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश शिद्दत से जवां हो, तो असंभव कुछ भी नहीं है जी। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप मुंबई में इतनी सेटल थी, क्यों आई यहाँ पर? तो मैं सबों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ये मेरी फैमिली है जी। अगर हस्बैंड ने डिसाइड किया कि यहाँ के रहना है, तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगा ये सोचने में कि मैं कैसे छोड़कर यहाँ आऊँगी, और यहाँ आने के बाद स्ट्रगल, और फिर अपने आप को स्टैब्लिश करना, नौकरी, रेडियो का जॉब, और फिर एक्टिंग की दुनिया में आना। और अब लगता है कि जिंदगी में असंभव तभी कुछ होता है जब आपकी सोच हो कि ये मुश्किल है। जैसे कि कहते हैं मोहब्बत के इजहार के लिए आपको भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मोहब्बत का इजहार आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। उसी तरह से अगर एक एक्टर है, उसे पैशन है काम करने का, और जीने के लिए दिल का धड़कना जरूरी होता है, वैसे मुझे लगता है मुझे जीने के लिए एक्टिंग करना जरूरी है, रियल लाइफ में नहीं, पर हाँ स्टेज पर, रियल लाइफ के अंदर लेकिन करना पड़ता है। एक्टिंग में भी उसे रियलिटी के साथ पेश करना, उसे ही तो सही मायने में एक्टिंग कहते हैं। और एक्टिंग में कर रही हूँ, बहुत ही मन से कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो कोई परेशानी आएगी। अगर आप उसमें 50 या 60% देते हैं तो शायद मुश्किलात सामने आए।
मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता है अगर कामयाबी नहीं मिलती है, अगर ऑडिशन में मैं नहीं पास हो पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टफ है। Right. यहाँ पर लोग स्कूल में पढ़ाई करके फिर जाते हैं। जी, जी। मेरे पास सिर्फ एक्टिंग का तजुर्बा है, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग नहीं ली है। राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडिशन में मुझे नहीं लेते हैं, तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं अपना 50, 60, 70% कभी नहीं देती हूँ। 100%। मैं हमेशा 100% देती हूँ, और देने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। हुआ तो अच्छे के लिए, नहीं हुआ तो अच्छे के लिए। बस सोच हमेशा पॉजिटिव रखती हूँ, Absolutely. और पॉजिटिव सोच के साथ अच्छे विचारों के साथ काम करती हूँ, और लगन, निष्ठा, मेहनत, बस और कुछ नहीं। बहुत खूब। अब ये है कि जैसे अब हम यंग जनरेशन में देख रहे हैं कि आपने जब बात की आपके पास एक्सपीरियंस है, मेहनत करके, जिसको कहते हैं धक्के खा के एक मुकाम तक इंसान पहुंचता है, पर आज एक रेस ये लग गई कि इंस्टेंट जो है हम उस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे भाईचारे से ही बच्चे जो हैं इस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन इंस्टेंटली दे वांट द सक्सेस। फाइनली उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे कि रियाज के बगैर आप अच्छे गीतकार नहीं बन सकते, संगीतकार नहीं बन सकते, अच्छा गा नहीं सकते। जी। यूं तो सभी गा लेते हैं शौकिया, उसी तरह जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, Right. तब तक आप अच्छे कलाकार बन नहीं सकते। और इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी होती है। बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां, काम की जिम्मेदारियां, दूसरे आपके जो कमिटमेंट्स हैं, सबको छोड़कर अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं रिहर्सल को, जी। रिहर्सल बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि रेडियो प्ले में और स्टेज के प्ले में और टेलीविज़न बड़े पर्दे की एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। Right. ज़मीन आसमान का अंतर है। हम स्टेज पर जब करते हैं तो सामने एक बार अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तालियां मिली, नहीं तो बेकार। ठीक। रेडियो पर भी हम अपनी आवाज़ के ज़रिए, वो अपनी अदाओं से और आवाज़ के मॉड्यूलेशन से हम बताते हैं क्या हाव भाव है। जी। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो किसी कैमरे के सामने और बड़े पर्दे पर, तो आपको पूरी लिबर्टी मिलती है। आप एक टेक लेते हो, दूसरा टेक लेते हो, तो उसमें आसानी होती है। सबसे डिफिकल्ट होता है रेडियो पर वो बताना, Right. और उससे भी डिफिकल्ट होता है स्टेज पर परफॉर्म करना, क्योंकि स्टेज पर कोई रिटेक नहीं होता है। Right. और आज ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम अ स्टेज एक्टर। Right. स्टेज पर काम करने में जो मज़ा आता है, Right. वो और किसी में एंड नहीं यू है। फील प्राइड इन दैट कि आपका पैशन जो है उसमें झलकता है। जी हाँ। और जाते जाते ये ज़रूर बताते जाइए कि आपका फ्यूचर क्या, कोई आपका कोई मेजर गोल है, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? जैसे चल रहा है इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। लेकिन कामयाबी मिलनी है मुझे, अभी और बहुत आगे जाना है, बहुत खूब। बहुत अच्छे अच्छे काम करने, कुछ जिम्मेदारियां हैं घर की, वो भी निभानी है। ठीक। और उसके बाद आई एम श्योर मैं बहुत अच्छे रोल्स में आप देखेंगे मुझे। जट एंड जूलियट का आपने जिक्र किया, तो इन दिनों पंजाबी फिल्में भी कर रही हूँ, पंजाबी कमर्शियल्स भी कर रही हूँ, अंग्रेजी में तो मेरे चल ही रहे हैं, ठीक। और हिंदी का तो काम ऊपर वाले की कृपा से चलता ही रहेगा। वंडरफुल जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बेस्ट विशेस कि आपका जो मिशन है जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी आपको मिले और आप हमारी कम्युनिटी का नाम और रोशन करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। नमस्कार।